हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल JKSB सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। भाई ये क्या होता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन? जो हम रोड्स है ना, उसके जो हम क्रॉस सेक्शन व्यूज़ देखेंगे उसके अंदर से जो अलग डिज़ाइन है, अलग चीज़ें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो वही आएगा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। विजिबल फीचर ऑफ हाईवे, हाईवे के अंदर जो विजिबल फीचर्स हैं वही कहलाता है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। इसमें IRC कोड जो है 73/1918 या 2015/2015 ये वाला कोड इस्तेमाल होता है। IRC हो गया इंडियन रोड कांग्रेस, जिसका सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। इसी का जिक्र हर जगह होगा। तो विजिबल जो हम जब हाईवे पे जाते हैं, जो चीज़ें हमें दिखती है दूर से रोड के अंदर, तो उसको आगे हम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन के अंदर आते हैं, तो वही हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या आता है भाई? क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स आते हैं, दूसरा साइड डिस्टेंस आता है, तीसरा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, चौथा वर्टिकल अलाइनमेंट, पांचवा इंटरसेक्शन, और जो ऊपर है ये हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में, और चौथा जो है ये पढ़ते हैं हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। तो जनाब बिना किसी टाइम वेस्टेज करते हुए हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। अब आप सोचते होंगे यार ये क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होता क्या है? रोड को हम जब ये रोड है, जब हम रोड को ऐसे काटेंगे, फिर जो अलग एलिमेंट्स उनके दिखेंगे, अलग पार्ट्स दिखेंगे, उन पार्ट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। समझ में आया ना? इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के अंदर जो फर्स्ट है वो पेमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे भाई। अब पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक, पेमेंट के अंदर आगे पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन के बारे में। आप जानते हैं फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शन क्या होता है? कुछ नहीं है जनाब। मतलब फ्रिक्शन है, आप चल रहे हो तो आप अपोजिट जो एक फोर्स मिल रही है, दैट्स इज फ्रिक्शन, नथिंग। अब व्हीकल चल रहा है रोड के ऊपर, ये मान लो ये रोड है, इसके ऊपर ये टायर्स चल रहे हैं, किसके? गाड़ी के टायर चल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो उसके टायर ही चलेंगे ना। तो ये जब टायर चल रही है, इस टायर के अपोजिट, टायर नहीं है टायर, टायर के अपोजिट एक फोर्स आएगी भाई। वो हमें दिखेगी नहीं वो फोर्स, ठीक है? वो फोर्स क्या करेगी? इस व्हीकल को रोकने की कोशिश करेगी। देगा वो कौन फोर्स? ये रोड देगा इस टायर को। जब टायर रुकेगा तो व्हीकल तो ऑटोमेटिकली रुकेगी। तो वो वाली फोर्स को कहेंगे फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के अंदर भी दो टाइप के, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, एक लेटरल फ्रिक्शन। तो पहले हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। कहता है द फ्रिक्शन हेल्प, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या हुआ? अलोंग द लेंथ, और लेटरल फ्रिक्शन क्या हुआ? अलोंग द विड्थ, या ट्रांसवर्स भी कह सकते हैं हम, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के बारे में। द फ्रिक्शन हेल्प और सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ अ व्हीकल्स, व्हीकल को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये वाली फ्रिक्शन बड़ी सपोर्ट करती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, जो कहता है इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है किस एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। आगे इंपॉर्टेंट नोट है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन में। इंपॉर्टेंट नोट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट नोट सेकंड, ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या है यार ये इंपॉर्टेंट नोट? फर्स्ट क्या आता है इसको मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने लिखा है ओल्ड टायर। ओल्ड टायर मतलब कहता है अगर ओल्ड टायर है और ड्राई कंडीशन है, ड्राई पेमेंट है। ओल्ड टायर है और वेट पेमेंट है, समझते हो ना? पेमेंट मतलब कि जो ऊपर वाली पेमेंट है बिल्कुल वेट है, गीला है, बारिश पड़ी है भाई। ओल्ड टायर ज़्यादा सरफेस का कांटेक्ट होगा किसके साथ? रोड के साथ। ड्राई भी होगी और पेमेंट पेमेंट भी ड्राई होगी, तब क्या होगा? फ्रिक्शन जो होगी हाई होगी। तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ दिखाया है यार, ऊपर लिखा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो होगी हाई होगी। बट यही कंडीशन रिवर्स हो जाती है कब? जब वेट होगा पेमेंट। पेमेंट अगर वेट होगी, मतलब कि जो कंटेक्ट सरफेस है टायरों के साथ वो अगर वेट होगा, तो उस वक्त फ्रिक्शन बहुत कम मिलेगी ओल्ड टायर के केस में। तो यही बताना चाहता था। और दूसरा ये वाला क्या आता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आता है किसी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होता है, वो लिखा है एफ लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो कितना था? 0.35 से 0.4। तो यही आपने याद रखना है मैन यार, कि लॉन्गिट्यूडनल जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट की वैल्यू जो होती है 0.35 से 0.4 के बीच में है। बस टाइम वेस्टेज मत करो।
और दूसरे में है लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन हो कौन सी वाली फ्रिक्शन हो गई भाई, अब इसको थोड़ा बहुत आप समझना चाहोगे ना। देखो सर, मैं यहाँ पर आपको समझा देता। मान लो ये कर्व है, अब कर्व के ऊपर एक गाड़ी मुड़ रही है इस वाली डायरेक्शन में, जा रही है। जब कर्व पे जाएगी तो ये आउटवर्ड जाने की कोशिश करेगी ना, रेडियली आउटवर्ड, मतलब कि बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं, इस साइड वाले पोर्शन को, आउटर वाले पोर्शन को थोड़ा राइज करते हैं, इसलिए कि ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्शन दे टायरों को। तो टायर क्या होते हैं, टायर्स जो है जब इस रोड के कंडक्ट हुए होते हैं वो टायर्स भी आउटवर्ड जाने की कोशिश करते हैं, बट अगर रोड जो है वहाँ से ऊपर की तरफ होगा तो वो एक फ्रिक्शन देगा इनवर्ड की तरफ, क्या कहेगा भाई बाहर मत जा टायर, अंदर रह ले। तो वो वाला फ्रिक्शन मैंने कहा था अपोजिट फोर्स जो रोड देगा टायरों को, तो रोड जो टायरों को बोलेगा भाई अंदर रह ले, वो एक किस्म की लेटरल फ्रिक्शन हुई। और लेटरल फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो थी 0.15। तो समझ में आया। अब अभी तक पेमिट्स की कैरेक्टर तो पढ़ लिया, अब दूसरा पार्ट आप जो पढ़ोगी स्किड और स्लिप। ये स्किड और स्लिप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। इस डायग्राम को देखो जनाब, ये एक रोड सरफेस है, हार्ड सरफेस। ये चक्का भाई व्हील है, किसका, गाड़ी का व्हील। अच्छा, मान लो आप बाइक पकड़ लो, एक बाइक का व्हील है, मान लो बाइक को आपने स्टैंड पे चढ़ा दिया स्टैंड पे। अब उसको रोटेट कराओ पीछे वाले टायर को, क्योंकि अगले वाला भी टायर रोटेट कर सकता है, बट किसी एक को रोटेट करो अपनी जगह ऐसे रोटेट करके, तो उसे कहेंगे RM रोटेशनल मूवमेंट। मतलब कि अपनी ही एक्सिस पे जब कोई मूव करेगा उसको कहेंगे रोटेशनल मूवमेंट, मतलब कि अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है भाई। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर RM रोटेशनल मूवमेंट, तो अपनी ही एक्सिस पे मूव कर रहा है, एरो भी बताया। अब क्या हुआ, अब स्टैंड से उतार के उसको रोड के ऊपर रख लो, मतलब इस पेमेंट के ऊपर। अब अगर उसको घुमाओगे रोटेशनल मूवमेंट तो हो रहा है भाई, बट साथ में क्या होगा, अब आगे की तरफ भी मूव करेगा मतलब कि रोड के ऊपर आगे की तरफ टायर जाएगा। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मूवमेंट। तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट जो होती है उसको TM कहते हैं। अब आपको समझ आगे तरफ लॉन्गिट्यूडनल या टुवर्ड स्ट्रेट आगे की तरफ जो लीनियर मूवमेंट होगी उसको कहेंगे ट्रांसलेशनल मूवमेंट, और जो अपनी जगह पे उसको रोटेशनल मूवमेंट कहेंगे। अब ये दो कंसेप्ट जब आप समझ गए तो देख लो भाई स्किड और स्लिप के बारे में। कहता है जब रोटेशनल मूवमेंट लेस देन ट्रांसलेशनल मूवमेंट होगा, बोले तो रोटेट जो है, कोई टायर रोटेट कर रहा है वो कम होगी, किससे, ट्रांसलेशनल मूवमेंट से कम होगी, तो तब क्या होगा, स्किड होगा। कैसे होगा, मान लो रोड के ऊपर क्या है, गाड़ी जा रही है आगे, फ्रंट ये रोड है और ये जो गाड़ी का टायर है ये आगे जाते जा रहा है। तो हमने क्या किया, ड्यूरिंग ब्रेक, जैसे ही हमने ब्रेक दी तो गाड़ी क्या है, रुक गई। तो क्या होगा तब, रोटेशनल मूवमेंट, क्योंकि आगे की तरफ जा रही है तो जो ट्रांसलेशनल मूवमेंट होगा वो ज़्यादा होगा और रोटेशनल मूवमेंट जो होगी वो कम होगी, तो तब क्या होगा, तब स्किड हो जाएगा गाड़ी। तो स्लिप कब कहते हैं, कि जब रोटेशनल मूवमेंट ज़्यादा होगी, किसे, ट्रांसलेशनल मूवमेंट से। बोले तो अचानक गाड़ी खड़ी है, तो अचानक मैंने एक्सीलेटर दे दिया तो उसका झटका लग गया, वो एक किस्म की स्लिप है। ठीक है, उस वक्त जो है रोटेशनल मूवमेंट ज़्यादा थी और ट्रांसलेशनल मूवमेंट मतलब आगे की तरफ मूवमेंट थी नहीं, चक्का एक ही जगह पर घूमा, ऐसे ज़ूम करके घूम गया वहीं पर, तो वो एक किस्म की स्लिप उसको कहेंगे। तो स्लिप में क्या होता है, ये ज़्यादातर हवा में घूम जाता है ज़्यादा टायर और रोड के ऊपर कम घूमता है, तो उसको कहेंगे एक किस्म की स्लिप। तो रोटेशनल मूवमेंट, ये स्किड में क्या होता है, हवा में बहुत कम घूमता है टायर, मगर रोड पे ही ज़्यादा घूमता है, तो उसको कहेंगे हम
स्किड। तो स्लिप और स्किड में आपको समझ आ गया, स्किड में ब्रेक लगती है और यहाँ पर एक्सीलेटर लगता है। चलते हैं आगे। अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है जनाब? कहता है cumulative undulation, sudden rise or sudden fall per unit length of road is called uneven index। आपके इस डेफिनेशन से आपको उतना समझ नहीं आया होगा, मैं समझा देता हूँ आपको सर। मान लो आपके पास एक रोड है, ये जो मैंने बनाया है रेड कलर से, ये रोड है, और इसमें अनइवन होंगे ना भाई। अनइवन मतलब कि खड्डे होंगे, ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे, राइज एंड फॉल होगा, उसी को कहेंगे सडन राइज सडन फॉल। मान लो ये राइज है 3 mm का, फिर से ये खड्डा है मान लो 2 mm का, प्लस कर दिया मैंने 2, अच्छा प्लस मतलब मैंने क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया मैंने 2, फिर से राइज आ गया +1, फिर से खड्डा आ गया -1, इसी तरह से राइज अप एंड डाउन सारों का अलजेब्रिकल सम जब मैं निकालूंगा, क्युमुलेटिव मतलब होता है अलजेब्रिकल सम जब करूंगा मैं राइज और फॉल का, कितने में, पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड का 1 यूनिट लेंथ, मतलब 1 यूनिट लेंथ बोले तो 1 किलोमीटर हम तो पकड़ते हैं, तो उसमें जो अनइवन्स आते हैं उसी अनइवन्स को कहते हैं अनइवननेस इंडेक्स। अनइवन इंडेक्स किससे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है बम्प इंटीग्रेटर से ही मेजर करते हैं। आमतौर पर जो अनइवन होते हैं वो mm में होते हैं और यूनिट लेंथ जो 1 किलोमीटर रहता है, तो इसीलिए इसका यूनिट बन गया इट्स एक्सप्रेस्ड एट mm पर किलोमीटर। तो IRC ने क्या बताया है अनइवन के बारे में? उसने बताया है अनइवननेस इंडेक्स कितना होना चाहिए mm पर किलोमीटर में, टाइप्स ऑफ रोड कैसा होगा। वो कहता है अगर 1500 से कम अनइवननेस है, मतलब प्लस माइनस करके 1500 mm से कम होगा क्या अनइवननेस इंडेक्स 1 किलोमीटर लेंथ में, तो भाई वो अच्छा रोड है। बट 1500 से 2500 के बीच में होगा तो मान लेते हैं तब भी ठीक है, बट 2500 से 300 होगा तो बैड रोड, और उससे ज़्यादा होगा तो अनकंफर्टेबल रोड। अनकंफर्टेबल मतलब उतना कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। तो मेरे को लगता है ये बम्प इंटीग्रेटर मेरे को भी लाना पड़ेगा और हमारे वाले रोड पे चला के एक दिन देखना पड़ेगा यार कैसा है अपना रोड। अच्छा वो छोड़ो, आगे चलते सर। बम्प इंटीग्रेटर इज़ डेवलप्ड बाय, ये बनाया किसने? CRRI। तो मैंने बताया था ना CRI होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट बनाया था जयप्रकाश वाली कमेटी में, वो MR जयकर वाली कमेटी ने बनाया था भाई रिसर्च करने के लिए। तो वही कमेटी ने हमें ये बम इंटीग्रेटर वाला इंस्ट्रूमेंट दिया था बना के। अब भाई रिसर्च होता है तो बहुत काम तो करेंगे भाई। आगे, द सिमिलर term in other country is called IRI, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। यहाँ पर क्या कहते हैं? अनइवननेस इंडेक्स। तो दूसरे कंट्री में इसको इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स भी कहते हैं। तो कभी कभी आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़, क्या सर? अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि पेमेंट्स जो है उसमें जो हमने अभी तक पढ़ा है कि अनइवननेस इंडेक्स क्या होता है, स्लिप क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं कैम्बर के ऊपर। कैम्बर क्या होता है? देखो ये एक किस्म का स्लोप है, मगर कौन सा वाला स्लोप? क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड। रोड का जो क्लास स्लोप है ना उसी को कहते हैं कैम्बर। अब बताओगे क्लास स्लोप मतलब? ये रोड है भाई, इसको ऐसे काटेंगे ना बीच में से, अब बीच में से काटने के बाद जो आपको व्यू दिखेगा उस व्यू के अंदर जो स्लोप होगा उसको कहेंगे हम कैम्बर। तो ये एक किस्म का क्रॉस स्लोप, मतलब कि ये रोड है ना, ये रोड की विड्थ है, तो ये स्लोप का हम कैम्बर कहेंगे। और ग्रेडियंट किसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को कहेंगे ग्रेडियंट। तो समझ लेना चाहिए आपको लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, और जो स्लोप होती है क्रॉस सेक्शन उसको कहेंगे कैम्बर। अब क्यों दी जाती है? सरफेस ड्रेनेज, मतलब कि ड्रेन ऑफ वाटर को साइड में निकालने के, रोड के ऊपर ना जमा रहे, वो नालियों में चले जाए, तो इसलिए कैम्बर देते हैं। अब
रेजिंग ऑफ सेंटर लाइन, इसमें क्या करते हैं, सेंटर लाइन को रेज करते हैं। तो आगे चलते हैं सर, टाइप्स ऑफ कैम्बर, कैम्बर के कितने टाइप्स हैं, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर और कंबाइंड। कंबाइंड बोले तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको कहेंगे कंबाइंड, ये लिखा हुआ है। अब स्ट्रेट लाइन कहाँ, यूजुअली प्रेफर्ड सीमेंट कंक्रीट रोड के अंदर स्ट्रेट लाइन कैम्बर इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी शक्ल कहाँ है भाई, कि नीचे दी गई है इसकी फिगर। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ, ये हाँ ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहेंगे सेंट्रल राइज। जो मैंने सेंट्रल लाइन का राइज नहीं है, सेंट्रल लाइन का राइज वही है ये वाई। अच्छा, और ये क्या है, ये स्लोप दिया गया है। अब कितना मतलब स्लोप, मतलब कि कैम्बर दिया गया है, जिसको हम क्रॉस सेक्शन स्लोप भी कहेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, टेन थीटा के बराबर, और कितना होना चाहिए, 4% तक होना चाहिए मैक्सिमम। वो भी आगे बताऊंगा किस रोड के लिए कितना होना चाहिए। आपके लिए 4% को हम ऐसे लिख 4/100 भी लिख सकते हैं, इसको भाई V/H बोले, इसको 4/100 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, 1/25, मतलब कि बोले तो एक होना चाहिए वर्टिकल और 25 होना चाहिए हॉरिजेंटल। तो और एन को ही कैम्बर माना जाता है, ये जो 25 इसी को कैम्बर माना जाता है, मतलब इसकी जो लेंथ है ऐसे हॉरिजेंटल वो एन होनी चाहिए, और हाइट जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, इस तरह से स्लोप होना चाहिए। तो चलते हैं आगे सर, पैराबोलिक में। पैराबोलिक कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, फास्ट मूविंग व्हीकल रोड, वहाँ पर जहाँ पर बोले तो हाईवे के लिए। फास्ट मूविंग व्हीकल्स रोड कहाँ चलता है, हाईवे पे ही तो चलता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ऐसे कर्व शेप में होता है ये कैमर, तो उसको पैराबोलिक कहते हैं, पैराबोलिक शेप होती है। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक विड्थ, ये सेंटर राइज, और ये आ गया इसका जो है हॉरिजेंटल कितना होना चाहिए, वर्टिकल कितना चाहिए, मतलब कि स्लोप जो है, और इसकी 2 डिग्री होना चाहिए। इसकी जो पैराबोलिक है स्लोप होना चाहिए वो 2 डिग्री होना चाहिए। और निकालते हैं कैसे, y = 2x का स्क्वायर अपन NW। NW क्या होता है, W होता है विड्थ किसका, रोड का, जो यहाँ से यहाँ तक है। अब आपको कोई y कहाँ बताया गया, सेंटर राइज, 2 कांस्टेंट है। अब n क्या होता है, n जो है वो ये यहाँ पर, जैसे मैंने वहाँ कहा था 1/25, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना स्लोप दिया है, मतलब कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस बोलूँ तो n। अच्छा, अब जो है आगे कंबाइंड कैम्बर में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक, और ये वाला और ये वाला पोर्शन क्या आ गया, स्ट्रेट, तो ये पैराबोलिक वाला होगा और ये होगा स्ट्रेट। अब इतना तो आपको पता चल गया, पैराबोलिक में 2 डिग्री होना चाहिए, पैराबोलिक उसकी जो होना चाहिए वो 2 डिग्री उसका होना चाहिए स्लोप, और जो स्ट्रेट का वो 1 डिग्री होना चाहिए। समझ में आया। अब चलते हैं कि कैम्बर कितना होना चाहिए, किस रोड के लिए कितना होना चाहिए। IRC ने क्या बताया, IRC ने बताया कि कंक्रीट रोड पेमेंट या हाई बिटुमिनस टाइप, अच्छा बिटुमिनस अगर लगाया होगा तब जो उसका स्लोप होना चाहिए, हैवी रेनफॉल के लिए 2 और लाइट रेनफॉल के लिए 1.7%। उसी तरह से थिंक के लिए 2.5 और लाइट के लिए उससे थोड़ा कम, कितना 2। ग्रेवल या वाटर मैग्नेट रोड के लिए 3%, उससे कम 2.5, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा होगा और इससे कम। ये देखो मैक्सिमम कितना है 4, उससे कम। ये अर्थन रोड के लिए सबसे ज़्यादा आता है स्लोप, वो तो है ही भाई, अर्थन रोड है तो स्लोप तो होना चाहिए हद से ज़्यादा। भाई एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे ये पता चलता है 17 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3 फिर 4, इस तरह से चलता है। 2 2.5 3 3.5 नहीं आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर 1.7 से स्टार्ट होता है यहाँ तक। तो इस तरह से आप इस तरह से कोई याद रख सकते हो। अब आगे क्या बताया गया है, क्या स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज़ प्रेफर्ड व्हेन द कैम्बर इज़ वेरी लेस। तो वो तो है, स्ट्रेट लाइन जो है आमतौर पर कब दिया जाता है, जब कैम्बर बहुत कम होगा। तो वो छोड़िए, अब एक चीज़ है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, ये जो हाईलाइट किया मैंने, ग्रेडेंट = ट्वाइस ऑफ कैम्बर। ग्रेडेंट हमेशा कैम्बर का कितना होता है, डबल होता है। चलते हैं अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कैम्बर, मगर अब चलना है आगे, पेमेंट विड्थ किसे कहते हैं। पेमेंट विड्थ क्या हुआ, पेमेंट
की जो विड्थ होगी उसको पेमेंट विड्थ कहेंगे। मतलब कि पेमेंट विड्थ यहाँ से यहाँ तक आ गया 3.75 लेन के लिए। ये 1 लेन रोड है, ONE 1 लेन रोड। 1 लेन रोड के लिए 3.75 पेमेंट की लेंथ होनी चाहिए। ये ऊपर व्हीकल है, इसकी होनी चाहिए 2.5 मीटर अगर सबसे बड़ी व्हीकल है, और है और साइड में शोल्डर कितने थे 0.25 0.25। अगर थोड़ी सी व्हीकल छोटी है तो तब कितना होना चाहिए 2.44, और साइड में कितना होना चाहिए शोल्डर 0.55 और 0.55 mm। ये mm में, ये वाले में, और ये मीटर में। समझ में आया? अब इन्होंने नीचे बताया भी है कि अगर हमारे पास क्या हो, डबल लेन रोड हो, तब क्या होगा, तब यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर इसकी क्या होगी पेमेंट विड्थ होगी। ये 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर। इस साइड में क्या होगा 500 mm का शोल्डर, इस साइड में भी 500 का mm शोल्डर, बीच में 1 मीटर का क्या होना चाहिए डिस्टेंस दो गाड़ियों के बीच में। तो कभी कभी ये क्वेश्चन तो राइज कर सकते हैं कि बताओ दो गाड़ियों के बीच में डबल लाइन में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर। कभी कभी ये क्वेश्चन भी राइज कर सकता है, बोलो उनका शोल्डर कितना होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 500 mm। समझ में आया ना सर? तो अगर कोई बोले 500 mm कितना हुआ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर जिसका कम है। अब ये उन्होंने बताया है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए किसकी पेमेंट विड्थ, मतलब बोले तो विड्थ कितनी होनी चाहिए। सिंगल रोड के लिए अभी हमने पढ़ा 3.75, डबल लेन रोड के लिए भी हमने पढ़ा कितना 7 मीटर। ये जो नीचे देखो लिखा है 7 मीटर। बट 2 लेन विद कर्ब, जब कर्ब होगी तो तब कितना होगा 5.5 मीटर। इंटरमीडिएट लाइन के लिए 5.5 मीटर, और मल्टीपल लाइन के लिए बस हर लाइन को 3.5 मीटर बढ़ाते जाना है, तो बढ़ाते जाओ जितना करना है। शोल्डर किसे कहते हैं भाई? शोल्डर क्या होता है, एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द एज ऑफ पेमेंट। पेमेंट की बिल्कुल एज के साथ में और विड्थ को बढ़ाया जाता है। बोले तो ये ऊपर डायग्राम देखते हो, इस वाले डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक क्या थी विड्थ, अब विड्थ को और मैंने एक थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी, इस विड्थ को इस साइड में और एक थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी, तो इसको क्या कहेंगे, ये जो एक्स्ट्रा विड्थ है इसको मैं शोल्डर कहूँगा। इसको मैं शोल्डर नहीं कहूँगा, ये शोल्डर नहीं है, ये विड्थ, ये पेमेंट का ही पार्ट है। अच्छा, ये जो मैं एक्स्ट्रा दूंगा उसको क्या कहेंगे शोल्डर। तो शोल्डर क्यों दिया जाता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ व्हीकल। कभी कभी व्हीकल को जब हम वो करते हैं ना, क्या ओवरटेक करते हैं या कहीं साइड में चलते हैं, अपोजिट में कहीं गाड़ी आई, सिंगल लेन है भाई, फिर शोल्डर से क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा, और उसको भी थोड़ा बहुत नीचे, मतलब कि ये कि एक्सीडेंट ना हो जाए। इमरजेंसी ओवरटेकिंग या एम्बुलेंस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पास, भाई एम्बुलेंस आए भाई आपने अब उसको साइड देनी है, थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ, थोड़ा सा शोल्डर के ऊपर, वो भी चले जाएगा। अभी शोल्डर होता कहाँ है, नीचे इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। देखिए सर, इस वाली पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक हो गया भाई पेमेंट विड्थ, तो जो अभी हम ऊपर हम पढ़ रहे थे, और ये डबल लाइन है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये विद ये कर्ब या डिवाइडर है, तो ये 7.5 मीटर तो होनी चाहिए ये। अच्छा, उसके बाद अब शोल्डर कहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ कर्ब तक, और यहाँ से यहाँ इस कर्ब तक, ये क्या हो गई, ये शोल्डर हो गए। अच्छा, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे ना, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये बीच में डिवाइडर है, ये विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, ये विड्थ ऑफ पेमेंट कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक शोल्डर, ये कर्व वाला पत्थर इसको कहते हैं कर्ब स्टोन, इस साइड में भी कर्ब स्टोन है, और ये क्या है फुटपाथ है भाई, ये फुटपाथ है, ये देखो लिखा भी है फुटपाथ। और ये कर्ब स्टोन के नीचे ये क्या है भाई, ये नाली है। देखो यहाँ से यहाँ तक आ रहा पानी इसके अंदर, फिर ये यहाँ से नाली के सीधे बीच में नाली अंडरग्राउंड बनती है ना भाई, अब ऊपर नहीं ना बनती है हाईवे के ऊपर, अंडरग्राउंड बनती है। कोई कोई ऊपर भी बनाता है, वो डिपेंड करता है अब सिचुएशन पे। तो ये नीचे क्या है साइड ड्रेन है। इतना आप समझ गए होंगे कि शोल्डर जो है वो क्या होता है, मतलब कि जो हम पेमेंट विड्थ है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो विड्थ बढ़ाते हैं वो शोल्डर रहता है। अब कितना होना चाहिए, आईआरसी क्या कहता है, आईआरसी कहता है, इंडियन रोड कांग्रेस कहती है 2.5 मीटर तो होना चाहिए भाई। क्योंकि आईआरसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई थी, जो डिज़ाइन बताए, जो बताए कि भाई हमारे को डायरेक्शन दे, तो उन्होंने बताया 2.5 मीटर तो होना चाहिए ईच साइड, हर एक साइड में। बट अब क्या कहना था, कैम्बर ऑफ शोल्डर शुड बी
कैम्बर कितना होना चाहिए, उसका शोल्डर का भी कैम्बर होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए 0.5% स्टीपर देन जो कैम्बर होगा रोड का उससे भी 0.25 स्टीपर होनी चाहिए। और आगे क्या कहता है, मिनिमम कैम्बर ऑफ शोल्डर कितना होना चाहिए 3% होना चाहिए। इतना तो आपको समझ आ गया। अब एक और टर्म है उसको कहता है कर्ब और डिवाइडर। तो कर्ब क्या होता है, कर्ब मैंने बताया था कुछ नहीं होता, एक किस्म का पत्थर लगा हुआ होता है। पत्थर भी होते हैं, अब तो पत्थर के बने नहीं होते, अब मैंने देखे रोड के ऊपर ये कंक्रीट ब्लॉक्स का बना हुआ होता है। तो ये जो है ना रोड के ऊपर ये वाला पत्थर या ये वाला जो कंक्रीट ब्लॉक है ये कर्ब है। इसकी शेप पता कैसी होती है, आपने देखी भी होगा रोड के ऊपर, हम दो देखते तो रहते हो, ऐसे ऐसे होता ना ऐसे यार रोड के ऊपर। फिर इस साइड में बनाया हुआ होता है यहाँ पर फुटपाथ, और इस साइड में होता है यहाँ तक शोल्डर, फिर आगे रोड होता है, ये शोल्डर ये रोड और ये कर्व का पत्थर। अब ये कर्व पत्थर क्या करता है, सेपरेट करता है भाई, किसको सेपरेट करता है, इस वाली पेमेंट को सेपरेट करता है फुट वाले पाथ के साथ, है ना, एक किस्म का सेपरेटर है। तो क्या हुआ, देखा लिखा हुआ कर्व जो है वो एक सेपरेटर है पेमेंट और फुटपाथ के बीच में, खत्म बात ही। अब करता क्या है, लेटरल सपोर्ट हो, तो पेमेंट को एक किस्म का सपोर्ट देता है साइड में भाई, कहीं खिसक ना जाए पेमेंट इस साइड में, थोड़ा एक किस्म का सपोर्ट, और फुटपाथ को भी तो सपोर्ट देता है, दोनों को सपोर्ट देता है भाई, रुक के नहीं रहना, कहीं टूट नहीं जाना, ऐसे वैसे सपोर्ट देता है। डिवाइडर क्या हुआ सर, डिवाइडर पे एक सॉन्ग भी है अफसाना खान का, तो वो छोड़ो, डिवाइडर देख लो सर। तो डिवाइडर क्या होता है, एक सेपरेटर है टू वे ट्रैफिक, दो वे ट्रैफिक के बीच में सेपरेटर। समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत नहीं समझे होंगे तो मैं समझा देता हूँ सर। मान लो ये रोड है, हाईवे है, और इसके बीच में एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक वहाँ से जा रही है, दो लाइन है। अब इसके बीच में से तो एक सेपरेटर जैसा लगा होता है ना बीच में से, यहाँ पर ये सेपरेटर जैसे, समझा, इसको कहेंगे भाई, इस वाले को कहेंगे डिवाइडर। कभी कभी रोड जो है, कभी कभी जब जाम लग जाता है तो कुछ लोग इस डिवाइडर के ऊपर से गाड़ी चढ़ा के उस साइड में चले जाते हैं। बड़े बंदे देखे मैंने, बड़ी बड़ी वाली गाड़ियाँ जो अच्छे अच्छे टायर होंगे चढ़ा देते हैं, जी है जिनका थोड़ा सा नीचे ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होगा तो चढ़ा देते हैं, बड़े बार मैंने देखा यार मैंने। और वो यहाँ पर भी है सर, डिवाइडर जो है सेपरेट करता है टू वे ऑफ ट्रैफिक, देखो इसको इसके साथ सेपरेट करता है। अब मिनिमम कितना हो जाए डिवाइडर, 5 मीटर तो होना चाहिए भाई। और दूसरा डिवाइडर जो है सर, वो जो है वो होना चाहिए, लिखा हुआ है कि मिनिमम स्पेस जो है वो 3 मीटर होने इज़ प्रोवाइडेड, बट ये हाईवे की बात है सर, हाईवे में 5 मीटर होना चाहिए ऐसे, बट मिनिमम होना चाहिए हाईवे में 3 मीटर। अब अगर सिटी की बात की जाए तो 0.75 फॉर सिटी, सिटी के लिए 0.75 होना चाहिए क्या, ये डिवाइडर। अब आप वो है डिवाइडर को मीडियन भी कहते हैं, कभी कभी मीडियन भी कहते हैं, तो याद रखना डिवाइडर को कभी कभी मीडियन भी कहते हैं। अब आपने कहा होगा यार ये 0.75 कहाँ देखता हूँ मैं सिटी के अंदर। आप कभी अगर जम्मू गए, जम्मू तो गए होंगे यार बड़े बंदे, अब जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने अब देखा होगा साइंस कॉलेज वाले रोड वे ऊपर आपने देखा होगा, ऐसे बड़ी जगह पर है जम्मू में, मैंने देखा है ये बहुत कम होता है, मतलब सिटी में मैंने देखा बड़ा कम है, तो ऐसे बड़ा ज़्यादा होता है डिवाइडर। अब डिवाइडर के क्या फ़ायदे हैं, व्हाट्स द एडवांटेज, मेन एडवांटेज जो मैंने इसका देखा ना डिवाइडर का यार, एक तो भाई हमारे इंडिया में डिवाइडर के ऊपर से थोड़ा सा डिवाइडर को काट करके डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, तो दूसरे साइड में देखा जैसे ही मौका मिला तो पार कर दी, सबसे इजी तरीका डिवाइडर है। मगर ये तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं कह रही है, हम लोकल बंदे कह रहे हैं। आईआरसी क्या कहता है, क्या फ़ायदा है उसका, भाई उसका फ़ायदा ये है, डिवाइडर का ये फ़ायदा है, जब अपोजिट में गाड़ी आ रही है, अब यहाँ से एक गाड़ी यहाँ से यार आपने ड्राइविंग जब आप करते हो तो देखो यार उसकी लाइट हमारे आंखों पे पड़ती है ना, मैंने बड़ी बार को जब ड्राइविंग कर रहा था मैं, बड़ी मुश्किल हो जाता था, मतलब कि अपोजिट में जब गाड़ी आती थी ना, वो उसका जो वो लाइट नहीं थी वो हमारे आंखों में पड़ती है, डायरेक्ट जाके ग्लेज पड़ता आंखों में, बड़ा मुश्किल हो जाता था, फिर रोड पे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता था, मतलब स्ट्रेस मारना पड़ता था यार रोड के ऊपर। तो तब क्या होता है, अब अगर डिवाइडर बीच में होगा, डिवाइडर के ऊपर क्या होगा, पेड़ लगे होंगे, तो मैंने देखा था जिस जगह पर पेड़ लगे हुए होते थे ना,
तो वहाँ की लाइट इस साइड में वाले रोड के ऊपर लाइट आती नहीं थी, तो उस वक़्त बच जाता था, जहाँ रोड अच्छे से दिख जाता था। तो इसका मतलब कि डिवाइडर के ऊपर जो रोड है, एक तो वो हरियाली का फ़ायदा है, दूसरा एडवांटेज ये है कि भाई ग्लेज़ से बचाती है। भाई उस साइड वाले बंदा जब लाइट मारता है तो इस साइड वाले बंदे को वो लाइट पड़ती नहीं है, और इस साइड वाली लाइट जब मारता है, कहाँ से लाइट मारता है, है गाड़ी से, तो उस साइड वाले बंदा जब चलाता है ड्राइविंग, तो उसको आंखों पे लाइट नहीं पड़ती, तो आंखों पे लाइट नहीं पड़ेगी तो उसको दिखेगा और रोड पे अच्छे से फोकस कर पाएगा। वरना मैं रोड पे दिख नहीं रहा, आगे कोई बंदा था खड़ा और ग्लेज हो गया, बाइक ठुक गया, वो भी। इसलिए ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है विद इन द हाईवे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको और भी वीडियोस, आप मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे और मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा।